बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है बहू की विदाई। हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपस में होने वाली बातचीत पढ़ेंगे। हम एक एक कैरेक्टर यानी एक एक इंसान को दूसरे इंसान के बीच क्या क्या बातें हो रही है उनके नाम की थ्रू उनके बीच की बातचीत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इसी पर आधारित ये एकांकी है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से हम तक कुछ संदेश पहुंचाए हैं। आइए पढ़ें। हमारे जो देश में है वो दहेज की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर ही इस चैप्टर के थ्रू प्रकाश डाला गया है। पात्र परिचय। मोहनलाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। अब जो मोहनलाल है वो बड़ा ही धनी व्यापारी है और उसकी उम्र है 50 वर्ष। सरिता देवी मोहनलाल की पत्नी, उसकी आयु है 46 वर्ष। तो मोहनलाल की बीवी का क्या नाम है? सरिता देवी। सुरेश मोहनलाल का पुत्र, अब उसकी आयु है 22 वर्ष और जो सुरेश है वो मोहनलाल और सरिता देवी का पुत्र है। ललिता सुरेश की पत्नी, उसकी आयु 19 वर्ष और जो ललिता है वो सुरेश की पत्नी है। नितेश ललिता का भाई और उसकी आयु है 23 वर्ष और जो नितेश है वो ललिता का भाई है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकें का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाईं ओर वाला का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है और जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर मोहनलाल द्वार के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह है। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चों कि ये जो कमरा है जिसमें दर्शाया गया, इस पे गोल टेबल है। इस पर इस तरीके से गोल टेबल है जिस पे फूलदान रखा हुआ है, लाल रंग के फूल हैं। सोफा रखा हुआ है। कमरे में 2 द्वार हैं, उनमें से एक द्वार अंदर जाने के लिए और एक द्वार बरामदे की ओर खुलता है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसके मुंह पे मूंछ है और वो कुर्ता पजामा पहने हुए है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। उनसे कुछ दूर हटकर ही नितेश विनम्र भाव से खड़ा है। ये पैंट और शर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजनक करुण भाव है। तो अब हम यहां से पढ़ते हैं। नितेश आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? मोहनलाल विदा नहीं होगी। नितेश लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं किया तो बहन की क्या दशा होगी? मोहनलाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। नितेश हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। मोहनलाल जानता हूं। मोहनलाल सोफे पे बैठकर जम्बाई लेते हुए मानो नितेश की बातों से उब रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है कि जो नितेश है वो बड़ी ही धीमे स्वर में पूछता है कि आपने क्या निश्चय करा अपने पिताजी से। तो मोहनलाल कहता है कि वो विदा नहीं होगी। तो नितेश कहता है कि बहन के बारे में तो सोचिए। मोहनलाल कहता है मैंने उसका ठेका नहीं लिया है। तो नितेश कहता है कि हर लड़की अपनी सखी सहेलियों के पास ही पहला सावन हंस खेलना पसंद करती है। मोहनलाल जम्बाइया लेते हुए सोफे पे बैठ के बोलता है, जानता हूं। नितेश यह जानकर भी? मोहनलाल अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। नितेश यदि मैं ललिता को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा।
मोहनलाल, मैं मजबूर हूं। अगर माँ बहन की इतना ही ख्याल है तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? नितेश दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, मोहनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी के घर में देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता नहीं जोड़ते। नितेश हाथ जोड़कर, जी तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या कॉन्वर्जेशन हुई? नितेश कहता है, भाई जो है उसका, वो कहता है कि ये सब जानते हुए भी आप उन्हें घर नहीं भेज रहे। तो मोहनलाल कहता है, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूं। नितेश कहता है कि अगर मैं बहन को लिए बिना घर पहुंचा तो माँ बहुत परेशान होंगी। मोहनलाल जो उसकी बहन का ससुर था वो बोलता है, मैं मजबूर हूं, अगर अपनी बहन को ले जाना चाहते हो तो पूरा दहेज क्यों नहीं दिया? नितीश कहता है बड़ी ही धीमी स्वर में कि हमसे जितना हो सकता था, हमारे जितना बस की था, हमने वो सब कुछ करा है। तो मोहनलाल बोलता है, अगर बस की था ही नहीं, अगर इतना ही कम दहेज देना था तो अपने बराबरी वालों से शादी करते, झोपड़ी में रहने वाले महल का सपना नहीं देखते। तो जो नितेश है वो हाथ जोड़ता कहते हैं, जी। अब मोहनलाल, उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक नहीं की गई। मैंने मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहते हैं तो पहले उस घाव के लिए महरज भेजे। तो मोहनलाल क्या कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है। सिर्फ तुमने दहेज कम नहीं दिया बल्कि आदर सत्कार में भी कमी छोड़ी है। तुम्हारी वजह से सब लोगों ने मेरी ठहाका उड़ाया है, मेरा मजाक उड़ाया है। अब अपनी माँ से कह दो अगर उन्हें बेटी की विदाई चाहिए तो सबसे पहले ये जो मेरे को घाव लगा है उसका मरहम भेजें। नितेश, जी इस समय तो आप विदा कर दें, हम गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मोहनलाल, मैंने दुनिया देखी है नितेश, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और तुम उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? नितेश, ये आप क्या कह रहे हैं? मोहनलाल, ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नदक दाया हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख देंगे। तो आगे क्या कॉन्वर्जेशन है? नितेश कहता है कि आप अभी विदा कर दीजिए, हम आपको आगे का जो काम चीजें आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, वो हम आपको दे देंगे। तो बड़े ही ऊंचे स्वर में मोहनलाल क्या कहता है कि नहीं, मेरे ये जो बाल हैं वो धूप में सफेद नहीं हुए, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। मेरे को सब पता है, जब तक 5000 रुपए इस हाथ में नहीं आएंगे तब तक विदाई नहीं होगी। नितेश आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। इस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हो? अगर सुरेश बाबू होते, इतने में कमरे में सरिता देवी का प्रवेश। तो अब क्या हुआ? नितेश कहता है कि ये आप अन्याय कर रहे हैं, इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? हमारा कसूर है तो हमसे बदला लो। इतने में वो जब आगे बोल रहे होते हैं, इतने में सरिता देवी का प्रवेश होता है। सरिता देवी, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे सुरेश वैसे ही तुम। बोलो कितने रुपए चाहते हैं वे? नितेश, जी रुपए की तो कोई बात नहीं। वे तो सरिता देवी नितेश की और बड़ कूट दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया देकर लेकर वे विदा करने की तैयारी है? चुप क्यों हो बताओ? नितेश धीमे और उदास स्वर में, 5000। तो अब जो सरिता देवी ये कहती है मुझसे किस बात की शर्म? मेरे लिए जैसे सुरेश है वैसे ही तुम हो, मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं? तो नितेश कहते हैं जी पैसों की कोई बात नहीं है। सरिता देवी कहती हैं कि बोलो कितने पैसे चाहिए विदा करने के लिए, चुप क्यों हो बताओ? तो नितेश कहता है जी 5000। सरिता देवी, बस मैं दे देती हूँ तुम्हें रुपए।
उनके मुंह पर मार कर कहना कि वे यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। तो अब जो सरिता देवी हैं वो बाहर जाके पैसे लेने जाती है और कहती है कि ये 5,000 रुपये और उनके मुंह पे फेंक के मारना और कहना कि रंग बिरंगे टुकड़े उन्हें इंसान से ज्यादा प्यारे हैं। नितेश उठकर, ठहरिए माँ जी। सरिता देवी रुक जाती है और मुड़कर नितेश की ओर देखती हैं। नितेश, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ललिता उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। सरिता देवी लौटती हुई, ये क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल की को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूं, उसी तरह तुम्हारी माँ भी ललिता की राह देख रही होगी। नहीं विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जो नितेश है वो उन्हें रोकता हुआ कहता है रुकिए। वो मुड़ते हुए उसके पास आती तो नितेश कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी बहन को विदा किए चला जाऊंगा। तो जो सरिता देवी है वो कहती है अरे ये कैसी बात कर रहे हो, जिस तरह का मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी माँ भी तो अपनी बेटी का इंतजार कर रही होगी। मैं पैसे लेकर आती हूँ, विदा तो ये जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमरे से कुंजिया का गुच्छा निकालकर ललिता की ओर बढ़ती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। ललिता गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। नितेश खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। अब वो चाबी का गुच्छा लेकर अपनी बहू को देकर कहती है उस लड़की से क्या कहती है, जाओ पैसे निकाल ला, लेकिन वो उस गुच्छे को नहीं लेती और नितेश खिड़की पर मंदी गति से बढ़ता हुआ आता है। सरिता देवी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा ललिता के हाथ में थामती हुई, जल्दी कर। ललिता उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। सरिता देवी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। तो अब क्या हुआ आगे, वो जब उसको देती है पैसे तो पहले तो मना करती है, बट वो उसे डांटती है कि जाती क्यों नहीं, जा पैसे लेकर आ। अब वो उसे माँ जी बोलते हुए दोनों, वो जो सरिता देवी है वो उसे गले से लगा लेती है। सरिता देवी ललिता से, जा बेटी तू अंदर जा। ललिता अंदर जाती है। नितेश बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से मोहनलाल आते हैं। अब जो सरिता देवी है वो कहती है कि जाओ तुम अंदर से पैसे लेकर आओ। इतने में नितेश बाहर वाले द्वार की ओर देखता है कि वहां से मोहनलाल अंदर आ रहे होते हैं। मोहनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जरा तैयार करो, स्वागत की तैयारी करो, जरा वह भी देख ले कि नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो अब मोहनलाल उनसे क्या कहते हैं, जाओ स्वागत करो, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, उन्हें भी तो पता चले कि नाक वाली बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। सरिता देवी चिढ़कर, ताने कसने के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से, जब देखो तब बेड़गी बातें। मोहनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? सरिता देवी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। मोहनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई दिखाई देती है। नितेश, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? नितेश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसे ही नाक और मूछ हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, नाक और मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा के है। तो आगे क्या बात हुई कि जो सरिता देवी वो चिढ़ के अपने पति से कहते, क्या तुम सीधे साधी बात नहीं कर सकते, जब देखो मुंह बनाए रहते हो। तो कहता है अब मैंने इसमें क्या गलत बात की? वो नितेश की ओर करते हुए कहते हैं कि बताओ मैंने कोई गाली या उल्टी बात करी? तो नितेश कहते हैं सही कह रहे हो, आप तो हमेशा सही कहते हो, जिसके पास पैसे हैं वो ऊंचा है, उसकी दाढ़ी मूछ है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो मूछ होते हुए भी मूछ कटा है। नेप्थेस से हॉर्न का स्वर। सरिता देवी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। सरिता देवी से,
अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। नितेश भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर में ललिता खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। मोहनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से सुरेश आता है। वह एक हरे बदन का सुंदर नवयुक्त है, पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी का चिन्ह है। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो अब जब वो सरिता देवी प्रसन्न स्वर से कहती जाओ जाओ थाली लेकर आओ, इतने में वो सब द्वार की तरफ देख रहे होते हैं, जहां से वो अंदर आते हुए बड़ा ही उदास खड़ा हुआ होता है। उसने वो बड़ा ही सुंदर होता है, जीन्स पैंट पहन रखी थी, लेकिन अपने हाथ में कमीज लेके वो अंदर बड़ा ही चुपचाप खड़ा होकर मुंह उदास करके खड़ा हुआ होता है। मोहनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? सुरेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। मोहनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? सुरेश, जी हाँ। मोहनलाल, फिर? सुरेश, उन्होंने विदा नहीं किया। सरिता देवी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती हैं। ललिता के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा हिलता रह जाता है। नितेश बड़े ध्यान से मोहनलाल की ओर देख रहा है। तो अब क्या हुआ? मोहनलाल पूछता है पर्दा हटाकर कि गौरी का है? सुरेश कहता है उन्होंने भेजा ही नहीं। मोहनलाल, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं गया? क्या उसकी तबीयत खराब है? सुरेश, जी हाँ। मोहनलाल, फिर? तो वो कहता है उन्होंने विदा ही नहीं किया। ये बात सुनकर सरिता देवी बड़े एकदम से सोफे पे बैठ जाती है और बड़ी परेशान हो जाती है, और जो नितेश है वो मोहनलाल की तरफ देख रहा होता है। मोहनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया हो, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? सुरेश, कह रहे हैं दहेज पूरा नहीं दिया गया। मोहनलाल, बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं गया? लोभी कहीं के। सरिता देवी उठकर, उन्हें क्यों लोभी बुरा बोल रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दे, पर बेटी वालों की नाक बहुत सुखड़ी रहती है, बेटे वालों की। मोहनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? सरिता देवी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो मोहनलाल चुप रहो तुम। तो यहाँ पे क्या कॉन्वर्सेशन चलती है? यहाँ पे ये बात चल रही होती है कि सुरेश कहता है कि उन्होंने आपकी बेटी को इसलिए भेजा क्योंकि आपने दहेज पूरा नहीं दिया। मोहनलाल कहता है दहेज हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी दे दी और उन्हें दहेज कम लग रहा है, वो तो बड़े लालची हैं। तो सरिता देवी कहते हैं कि बेटी के माँ बाप कितना ही कुछ दे दे, लड़के वाले हमेशा ताव में रहते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन इंसानियत और शराफत? सरिता देवी कहती है बीच में ही रोकते हुए, तुम तो ऐसी बात करो ही मत। तो मोहनलाल से कहते तुम चुप रहो। सरिता देवी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम होगी मोहनलाल, अनसुनी करके मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं सरिता देवी, जब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरे से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा और ना शांति। तो अब क्या हुआ? सरिता देवी कहते हैं मैं बहुत चुप रही, अब मैं जरूर बोलूंगी। तो मोहनलाल कहता है मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। सरिता देवी कहती है जब अगर दूसरे के लिए बेटी को अपनी बेटी नहीं समझ रहे तो अपनी बेटी के लिए सेम व्यवहार कैसे करो? तुम भी तो किसी और की बेटी के साथ ऐसा ही कर रहे हो। मोहनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। नितेश सुरेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मोहनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझने हैं, कुछ समझ नहीं आता। सरिता देवी, अगर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए।
मोहनलाल रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। तो अब जो मोहनलाल है वो इधर उधर घूमने लगता है और अपने मन में कह और बोलता है, बहू बेटी बेटी बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सरिता देवी कहती है, अगर हम दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी जैसे समझे और अपनी बेटी को भी दूसरे के घर में रखे जिनके यहाँ बेटी होती है वही समझ सकते हैं। उनको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हमारे घर में बहू है वो भी किसी की बेटी है और हमारी बेटी भी किसी और घर की बहू बनेगी। तो मोहनलाल अपनी बीवी की बात सुनते कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। नितेश आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। मोहनलाल चौंकर, नितेश मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। द्वार तक आता है फिर घूमकर, मैं जल्दी आऊंगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। मोहनलाल दुखी स्वर में, ठहरे नितेश, मुझे लज्जित ना करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। तो अब जो नितेश वो कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। उन्हें मोहनलाल रोकते हुए कहते हैं कि नहीं रुको। वो कहता है, नहीं मेरा समय हो गया और अगली बार जब आऊंगा आपकी चोट का इलाज लेता आऊंगा। तो मोहनलाल के कहते हैं, मेरी चोट का इलाज मेरे ही बेटी के घर वालों ने कर दिया है। नितेश लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। मोहनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। सरिता देवी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करना है क्या? अब वो अपनी गलती मानते हुए कहता है अपनी बीवी से कि जाओ जल्दी तैयारी करो, हमें तैयारी करनी, बहू को विदा करना है। ललिता का हाथ पर्दे की ओर में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। सुरेश और नितेश मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। मोहनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। अब जो ललिता है वो खुशी के आंसू रोने लगती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। इससे हमने क्या सीखा? हमें कभी भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। जिस तरह से हमारी अपनी बेटी है, ऐसे ही दूसरों की जो हमारे घर बहू आई है वो भी दूसरे की बेटी है और हमें दहेज के लिए खुद मना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।